अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो है इस वक्त पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अशुबे चश्म के हवाले से जो बीमारी फैली हुई आंखों की, उस हवाले से। और मैंने स्टूडियो में मदऊ किया है अपने पास जो मेरे गेस्ट हैं आज के, डॉक्टर जनाब सफदर हाशमी साहब। आप आई स्पेशलिस्ट हैं मुल्तान में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? खैरी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर ये आजकल ये जो वबा फैली हुई है अशुबे चश्म की, क्या कहेंगे? इतनी ज़्यादा लहर और पंजाब ज़्यादा मुतासिर है उसमें। जी बहुत शुक्रिया। आशुब चश्म एक कॉमन बीमारी है जो हमेशा मोतदिल मौसम में ही फैलती है। यानी जब सर्दियों का मौसम ख़त्म होता है, गर्मियाँ आ रही होती हैं तो तब, या गर्मियों का मौसम ख़त्म होता है और सर्दियाँ आने को होती हैं, और जब एक मोतदिल मौसम होता है और जब अमूमन बारिशें कम होती हैं तो उस मौसम के अंदर ये बीमारी फैलती है। पॉल्यूशन इसकी बहल एक बड़ी वजह ज़रूर है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये वायरस की डिज़ीज़ है और एक किस्म के एडिनो वायरसेस होते हैं जिनसे ये वबा फैलती है। इसमें बहुत सारी किस्में हैं। दो किस्मों का मैं ज़िक्र आपके सामने करूँगा। एक फ्रिंजो कंजक्टाइवल फ़ीवर है जिसमें जो है वो हल्का हल्का गला ख़राब होता है और बुखार होता है और आँखें दुखनी आ जाती हैं। ये किस्म अमूमन 7 से 10 रोज़ 14 रोज़ में जाकर ख़त्म हो जाती है। दूसरी किस्म जो है वो वबा की सूरत में फैलती है अमूमन, और उसका नाम भी एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस है। तो एपिडेमिक का मतलब ही किसी बीमारी का वबा की सूरत में फैल जाना। तो ये कभी कभी, वैसे तो अमूमन होती रहती है, लेकिन कभी कभी ये वबा की सूरत में फैल जाती है। इसमें भी यही है कि ये आँखें इसमें जो है ना जी वो सुर्ख हो जाती हैं और 7 से 10 रोज़ के अंदर ये बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें एक ये है कि बसा औक़ात 10 से 20% पेशेंट्स के अंदर ये हमारे जो देखने वाला कार्निया है इस पर भी हमलावर हो जाता है और वहाँ जो है फिर शदीद तकलीफ़ भी बढ़ जाती है और आंखें दुखने भी ज़्यादा हो जाती हैं, निगाह भी कम हो जाती है और फोटोफोबिया यानी रोशनी बड़ी तेज़ी से चुभने लगती है। तो ये वो स्टेज है जिस वक्त जो है ना जी लाजमी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके अलावा अगरचे के अनकॉमन है, लेकिन दो और भी हैं कि जिसके अंदर हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस है। उसमें आप कभी कभी देखेंगे कि लोगों की आंखें बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं और ब्लड आता है उनकी आंखों से। और एक ये है कि इसमें जो है ना मवाद पैदा होता है तो वो अमूमन आँख के अंदर वाले पपोटों के अंदर जम जाता है जिससे मेम्ब्रेन्स बन जाती है, उसको मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो ये 4 किस्म की किस्में, पहली दोनों किस्में ज़रा ज़्यादा है। इसमें जो असल में वजह है कि भाई ये क्यों फैलती है कि ये एयरबॉर्न है, ये हवा से एक से दूसरे को लग जाती है। और दूसरा ये कि इसकी इन्फेक्टिविटी का पीरियड जो है 5 डेज़ है, यानी अगर एक शख्स को हो गया है तो 5 दिन तक किसी दूसरे भी इंसान को, करीब से गुज़रने वाले को भी और करीब रहने वाले को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये कांटेक्ट से भी होती है, टच से भी होती है और जो है वो एयरबॉर्न भी है, हवा के ज़रिए भी एक से दूसरे को लग जाती है। डॉक्टर साहब जब भी, जैसे आपने शुरू में अभी कहा कि ये जब इसकी जो निशानी है होने की कि आपको फ़ीवर होगा, आपका गला ख़राब होगा, खांसी होगी, तो क्या उसी इब्तदाई दौर में अगर आप जाके अपना चेकअप करवा लें और मेडिसिन की तरफ चले जाएँ तो क्या वो कवर हो जाता है या नहीं? ये बहुत ट्रिवियल सी डिजीज़ है, यानी इसमें बहुत लाइट सा फीवर होता है और बहुत लाइट सा जी है गला ख़राब होता है और आंखें दुखने आ जाती हैं। अमूमन तो ये बहुत ज़्यादा, यानी सिंपल पैनाडोल, बोरोफिन, इस तरह जो है ना जी ये इससे काफ़ी बेहतर हो जाता है इंसान। और हल्के से आप सूदिंग यानी आंखें ठंडे पानी से धोते रहें तब भी ठीक हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन साथ साथ अगर आप कोई एंटीबायोटिक्स ले लें या बड़ी हमारी पुरानी नोन जो है वो आइंटमेंट है, पॉलीफेक्स आइंटमेंट, वो रात को सोते वक्त लगा लें तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन दूसरी जो किस्म है जो कि कॉर्निया को डैमेज कर सकती है या जिसमें आंखें बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं या मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं,
उस सूरत में ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उससे ट्रीटमेंट। अच्छा, पंजाब में रेशो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही, खास तौर पे बहावलपुर में 9000 से ज़्यादा केसेस देखने में आ रही। जी जी, इसकी क्या वजह है? ये हमारा जो है ना, बेसिकली ये जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं या एलर्जिक डिजीज़ हैं, ये जो है ड्राई डस्टी एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमारा क्योंकि ये जनूबी पंजाब का रीजन या पंजाब में भी बड़े हिस्से ये जो है ना जी, क्योंकि हम रेगिस्तानी इलाके हैं, तो रेतला इलाका है, यहाँ गर्मी भी है और ड्राइनेस भी है और डस्ट भी है। तो इन तीन ये बड़े साजगार हैं इस जो है ना एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए भी और वायरल कंजक्टिवाइटिस के लिए भी। इसलिए दोनों किस्म की जो है ना जी इस वक्त जो है ना जी वो कंडीशंस ने ना जी वो लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो इसमें मेरी तो यही वालिदैन से ख़ास तौर पर और उस फ़र्द को जो इन्वॉल्व हो गया है कि वो कम से कम 5 दिन तक कन्फाइंड हो जाए। मैं बच्चे जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी बनाई है कि चंद दिनों के लिए कॉलेजेस और स्कूल्स को बंद किया है, तो इसी तरीके से अगर 5 दिन के लिए हम रेस्ट्रेन हो जाएं, कन्फाइंड हो जाएं, ऑफिसेज ना जाएं, अपने रूटीन के वर्क में ना जाएं, तो फिर एक ये कि इसका फैलाव रुक सकता है। दूसरे, ठंडे पानी से बार बार हम आँखों को धोते रहें तो ये वायरल लोड बड़ा कम हो सकता है। तीसरे, अगर प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगा लें, यानी चश्मा लगा लें, एक तो पेशेंट को खुद बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट देगा, दूसरा ये भी एक ज़रिया है कि बैरियर बन जाता है कि दूसरे अफराद तक जो है ना जी वो जरासीम नहीं पहुँचते। और चौथी बात यह है कि अपनी आम इस्तेमाल की चीज़ें जैसे रुमाल है, गिलास है, इसी तरीके से अपना तौलिया है, ये यूटेंसिल ये अपने अलहदा कर लें, तो इससे भी जो है ना घर वाले और दूसरे लोग इससे बच सकते हैं। अच्छा, इसमें बच्चों या बड़ों की कोई है, उसमें कोई तादाद में कोई उसमें ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, बड़ों को या बच्चों को या बुज़ुर्गों को? ये अमूमन बच्चों को इतना सीवियर नहीं होता, अमूमन बड़ों में ज़्यादा सीवियर होता है, क्योंकि बड़ों में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या वो जो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को जो है ना जी जो मुकाबला करने वाले जो हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत वाले सेल्स हैं वो फुली डेवलप हो जाते हैं। जब वो फुली डेवलप हो जाते हैं तो फिर वो रिस्पॉन्स भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसलिए अमूमन बड़ों में ये ज़्यादा जो है वो सीवियर फॉर्म में नज़र आता है और अमूमन बच्चों में इतना सीवियर फॉर्म में नज़र नहीं आता। लेकिन बच्चों में जब क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है तो बसा औकात ये हमारे कॉर्निया पर और बच्चों में ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए बहरहाल बच्चे हों या बड़े, हमने सबकी आंखों को महफूज करना है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना जी इसमें फौरी, बच्चों में तो ख़ास तौर पर मैं वालिदैन से ये कहूँगा कि सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें और बच्चों को ज़रूर जो है वो किसी कंसल्टेंट को दिखाएं, क्योंकि वो अपनी कंप्लेंट पूरी तरीके से बयान नहीं कर सकते। नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि हमने कैसे इससे एहतियात बरतनी है। डॉक्टर साहब जो हैं वो अमीर जमात इस्लामी मुल्तान भी हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं उनसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, जो जिन उसका बोतल से बाहर आया हुआ है, उसके ऊपर जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अब ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल चल रही है, उसके साथ साथ आप बिजली को देखें कि आए दिन रेट बढ़ रहे हैं और आटा, चीनी, घी, दालें, ये ज़रूरत ज़िंदगी एक आम आदमी जो मजदूरी करता है उसकी नीड है वो पूरी नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में कैसे हुकूमत सोच रही है कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे या कोई भी पार्टी हो, चाहे वो इलेक्शन होंगे, जीतेंगे और मामलात आगे चलेंगे? क्या लगता है आपको? मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी पार्टियाँ आज तक बरसरे इक़्तिदार रही हैं, पहली बात तो ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट्स की परवरदा पार्टियाँ रही हैं। दूसरी बात ये कि 75 साल से जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की है, उन्होंने 2 क्राइटेरिया पर हुक्मरानी की है। एक, बुनियादी तौर पर उन्होंने करप्शन को फ़रोग दिया। बिल्कुल ठीक है ना जी, करप्शन को फ़रोग दिया है। करप्शन पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है, किक्सबैक्स और कमीशन पाकिस्तान के अंदर बढ़े हैं। आप ये देखिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर आम है सरकारी दफातर के अंदर, वो है कमीशन का। कमीशन और रिश्वत दोनों चीज़ें। वो कमीशन, रिश्वत को आप कमीशन कह लेते हैं, क्योंकि रिश्वत तो हम नहीं कहते, ये तो बुरा लफ्ज़ है ना जी, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान है राशियो अल मुर्तशियो क़िलाउमा फिन्नार, इसलिए हम इसको तोहफ़ा कहते हैं, इसको हम जो है ना कमीशन कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं,
इसको रिश्वत तो हम कहते नहीं, क्योंकि इससे तो फिर हम जो है ना जी वो पकड़ में आने का हमें खौफ है। हालांकि अल्लाह तो दिलों के भेदों को जानता है, वो जानता है कि हम किस उसमें ले रहे हैं। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि ये दो क्राइटेरिया, अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है बिजली के बढ़ते हुए रेट्स। बिल्कुल। अब मैं आपको बिजली के हवाले से सिर्फ बात बताऊंगा। जो वाबडा हर साल हमारे गर्दनों पर पैर रखकर जो 48% नाजायज़ और जालमाना टैक्स रख के और रोज़ाना के हिसाब से जो बढ़ते हुए जो है ना जी बिल हैं, उसके बुनियाद पर जो पैसे कमा रहा है हमसे, वो 3700 अरब रुपया सालाना है। लेकिन इस 3700 में से 2200 अरब रुपया सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस में आईपीपीज को दे दिए जाते हैं। ये आईपीपीज कौन है? ये हमारी सियासी जमातों के फ्रंट मैन है। ये इनमें से 80% लोग पाकिस्तानी हैं। इनसे जो हमने मुआहदे किए हैं बिजली की मद में, वो मुआहदे ये किए हैं कि भाई आप एक भी ये भी देखें कि दुनिया में जितनी भी आईपीपीज जिन्होंने लगाई हैं, उनके जो मुनाफे का रेट है ज़्यादा से ज़्यादा 3% है जी। जबकि हमने अपने आईपीपीज को जो मुनाफे का रेट दिया है वो 17 से 29% तक है। दूसरी बात यह कि ये आईपीपीज को हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, यानी इनको फ्यूल भी हम खरीद के देंगे, फर्नेस ऑयल भी हम खरीद के देंगे, एलएनजी भी हम प्रोवाइड करेंगे, वो इस पर कोई खर्च नहीं करेंगे। तीसरी बात यह कि अगर उनका हम जो है ना जी जो बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है वो हम उसको लें या ना लें, हम उनको कैपेसिटी की मद में पूरे चार्जेस देंगे। तो आप ये देखिए कि अब तक जो है वो हम उनको 8,500 अरब रुपया सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की मद में दे चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगा लें, और वो बढ़ रहा है हर साल। 2200 अरब रुपया हम जो है ना जी वो हर साल उनको दे रहे हैं।